सोचिए, एक ऐसी कंपनी है जिसका मुनाफा बस एक ही साल में लगभग दोगुना हो गया हो। जी, और जो अपने निवेशकों को करीब 125% का भारी भरकम डिविडेंड भी दे रही हो। बिल्कुल। मतलब कागज़ों पर देखने में तो ये किसी सुपरहिट कहानी जैसी लगती है, लेकिन अगर आप इनके गोदामों का हाल देखेंगे ना, तो कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। सही कहा। वहां आपको करीब 1 साल का कच्चा माल और कोयला, मतलब बस धूल खाते हुए मिलेगा। हाँ, मुनाफा तो आसमान पर है, लेकिन जो असली कैश है, जो नकद है, वो पूरी तरह से फंसा हुआ है। तो आज के इस डीप डाइव में हम इसी बिरला कॉरपोरेशन के वित्तीय दांवपेचों को डिकोड कर रहे हैं। क्योंकि इनकी जो फाइनेंशियल ईयर 26 की बैलेंस शीट है ना, वो किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं है। एकदम। और हमारा आज का मिशन यही है कि हम इस 8.8 की जो बुलिश रेटिंग कंपनी को मिली है, उसका गहराई से विश्लेषण करें। मतलब एक तरफ तो 15% से ज्यादा का ऑपरेटिंग मार्जिन है और दूसरी तरफ 272 दिनों की इन्वेंट्री और कानूनी विवादों का भारी बोझ भी है। ये विरोधाभास वाकई हैरान करने वाला है। बिल्कुल। तो चलिए सीधे मुनाफे से शुरुआत करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 में इनका जो पैट है, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो 295 करोड़ रुपए से छलांग लगाकर सीधा 558 करोड़ रुपए पहुंच गया है। जी हाँ, और उनका नेट प्रॉफिट मार्जिन भी 3.25% से बढ़कर सीधा 5.86% हो गया है। ये आंकड़े तो बहुत शानदार हैं, लेकिन मुझे ये गणित थोड़ा समझाइए। मतलब सीमेंट जैसी भारी भरकम इंडस्ट्री में जहां प्रतियोगिता इतनी ज्यादा है, कोई कंपनी अचानक अपना मुनाफा दुगुना कैसे कर सकती है? देखिए, इसका जवाब रातों रात हुए किसी चमत्कार में नहीं है। ये उनकी प्रोडक्ट मिक्स रणनीति का नतीजा है। अगर हम अर्निंग कॉल के डेटा को देखें, अच्छा। हाँ, तो मैनेजमेंट ने बहुत साफ तौर पर बताया है कि उन्होंने ब्लेंडेड सीमेंट की हिस्सेदारी को बढ़ाकर 88% कर दिया है। ओहो, 88%? बिल्कुल। और इसके साथ ही उनका पूरा जोर परफेक्ट प्लस और अल्टीमेट जैसे प्रीमियम ब्रांड्स पर है। एक मिनट, मुझे यहाँ थोड़ा शक है। मतलब जितना मैं समझता हूँ, साधारण सीमेंट जिसे हम ओपीसी कहते हैं, वो शुद्ध क्लिंकर से बनता है। जी। लेकिन ब्लेंडेड सीमेंट में तो आप इंडस्ट्रियल वेस्ट मिलाते हैं ना, जैसे थर्मल पावर प्लांट की फ्लाई ऐश या स्टील प्लांट का स्लैग। तो क्या इसमें गुणवत्ता से समझौता नहीं होता? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। देखने में ऐसा लग सकता है कि फ्लाई ऐश मिलाने से गुणवत्ता कम हो रही है, लेकिन क्या? लेकिन असल में सीमेंट की केमिस्ट्री कुछ और कहती है। ब्लेंडेड सीमेंट लंबी अवधि में ज्यादा मजबूती देता है और इसमें दरारें पड़ने का खतरा काफी कम होता है। अच्छा, तो ये असल में एक बेहतर प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल। इसलिए इसे प्रीमियम के तौर पर बेचना मार्केटिंग का एक बेहतरीन दांव है। और अगर हम वित्तीय पहलू पर आएं, तो साधारण सीमेंट बनाने के लिए बहुत सारा क्लिंकर चाहिए होता है। हाँ, और क्लिंकर बनाने के लिए भट्टियों में भारी मात्रा में कोयला जलाना पड़ता है, जो कि बहुत महंगा है। एकदम सही पकड़ा आपने। तो ब्लेंडेड सीमेंट बनाकर वे दरअसल कोयले और क्लिंकर दोनों की लागत बचा रहे हैं। मतलब लागत कम हो गई क्योंकि आपने क्लिंकर की जगह फ्लाई ऐश का इस्तेमाल किया है ना? जी, और कमाई बढ़ गई क्योंकि आप इसे प्रीमियम ब्रांडिंग के साथ ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। इसी लो कॉस्ट हाई प्राइस स्ट्रैटेजी ने उनके ऑपरेटिंग मार्जिन को 13.40% से खींचकर 15.28% तक पहुंचा दिया है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे कोई बेकरी है जो थोक में सस्ता आटा बेचने के बजाय हाँ, बजाय इसके वो हाई मार्जिन वाले कस्टमाइज्ड केक बेचने पर अपना पूरा फोकस लगा दे, मुनाफा तो बढ़ेगा ही। बहुत ही सटीक उदाहरण है। और शायद इसी मजबूत मार्जिन का नतीजा है कि कंपनी 12.5 रुपए प्रति शेयर का भारी भरकम डिविडेंड दे रही है। और ये 12.5 रुपए का डिविडेंड कोई छोटी रकम नहीं है। अगर हम एक आम रिटेल निवेशक के नजरिए से देखें, तो ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक संकेत है। बिल्कुल। जब बाजार में उतार चढ़ाव होता है ना, या कंपनी के भीतर कोई ऑपरेशनल दिक्कतें चल रही होती है, तो ये डिविडेंड निवेशकों को भरोसा दिलाता है। हाँ, कि भाई मैनेजमेंट के हाथ में नियंत्रण है। ये दर्शाता है कि वो जो 15.28% का मार्जिन है, वो सिर्फ कागजी नहीं है। सही कहा। कंपनी असल में मुनाफा बांटने की स्थिति में है, इसीलिए रिटेल निवेशकों का भरोसा बना रहता है। लेकिन अगर कंपनी इतना ज्यादा नकद डिविडेंड के तौर पर बांट रही है, तो क्या वे अपने भविष्य की ग्रोथ पर ध्यान नहीं दे रहे? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि अगर हम ऐतिहासिक आंकड़े देखें, तो पिछले 5 सालों में इनकी सेल्स ग्रोथ सिर्फ 7.31% रही है। ये कोई बहुत आक्रामक ग्रोथ तो नहीं है। ये सच है कि ऐतिहासिक वॉल्यूम ग्रोथ थोड़ी सुस्त रही है,
लेकिन वे सारा पैसा सिर्फ बांट नहीं रहे हैं। अर्निंग कॉल्स के डेटा से पता चलता है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के कुंदनगंज में 1.4 मिलियन टन का नया क्षमता विस्तार किया है। अच्छा, कुंदनगंज में? जी, और उनका दीर्घकालिक लक्ष्य अपने कुल क्षमता को 21.5 मिलियन टन से बढ़ाकर 27.5 मिलियन टन तक ले जाना है। तो ये जो नया कुंदनगंज प्लांट है, ये सिर्फ ज्यादा सीमेंट बनाने के लिए या इसके पीछे कोई और गणित है? इसके पीछे का मुख्य गणित लॉजिस्टिक्स को ऑप्टिमाइज करना है। देखिए, सीमेंट एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन का खर्च बहुत भारी पड़ता है। हाँ, वो तो है। आप सीमेंट को बहुत दूर तक ट्रकों में भरकर नहीं ले जा सकते, वरना माल भाड़े में ही सारा मुनाफा खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। तो कुंदनगंज की नई क्षमता से उनका लीड डिस्टेंस यानी सीमेंट को फैक्ट्री से बाजार तक पहुंचाने की औसत दूरी 360 किलोमीटर से घटकर 337 किलोमीटर रह गई है। मतलब ट्रांसपोर्ट का खर्च कम होगा, जिससे वो 15.28% का मार्जिन और भी सुरक्षित हो जाएगा। रणनीति तो अच्छी है। जी हाँ, लंबी अवधि के लिए ये काफी मजबूत कदम है। लेकिन मुझे यहाँ एक बहुत बड़ी विसंगति दिख रही है। एक तरफ तो कुंदनगंज जैसे सीमेंट के इंजन को बड़ा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ इनका जूट डिवीजन है जो लगातार घाटे में जा रहा है। जूट डिवीजन वास्तव में इनके लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। अर्निंग कॉल्स में भी इसे लेकर काफी सवाल उठे थे। वहां क्या दिक्कत आ रही है? मजदूरों की भारी कमी है, नए लेबर कोड लागू होने से लागत बढ़ गई है, और बांग्लादेश से होने वाले सस्ते आयात में जो रुकावटें आई हैं, हाँ, उसका असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल। इन सब ने इस सेगमेंट की कमर तोड़ दी है। ये पूरी तरह से घाटे का सौदा साबित हो रहा है। इससे मैं इस तरह से देखता हूँ, मतलब ये ऐसा है जैसे एक पावरफुल ट्रेन है जो इनका सीमेंट बिजनेस है, उसके पीछे किसी ने जंग लगा हुआ भारी लोहे का इंजन बांध दिया हो। सही उपमा है। आगे वाला इंजन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन वो पीछे वाला खराब इंजन उसे लगातार पीछे खींच रहा है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये 0.4 मिलियन टन का नया सीमेंट विस्तार जूट सेगमेंट के इस लगातार हो रहे नुकसान की पूरी तरह से भरपाई कर पाएगा? देखिए, मैनेजमेंट की पूरी कॉर्पोरेट रणनीति इसी बात पर टिकी है। उनका मानना है कि जूट उनका मुख्य व्यवसाय नहीं है। उनका फोकस पूरी तरह से प्रीमियम सीमेंट पर है। तो वो उसे बंद क्यों नहीं कर देते? वे जूट को रातों रात बंद नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ कई ऐतिहासिक और लेबर से जुड़े पेचीदा मुद्दे हैं। लेकिन उनका दाव ये है कि प्रीमियम सीमेंट का मार्जिन इतना बड़ा हो जाएगा कि जूट से होने वाला घाटा ओवरऑल बैलेंस शीट में छिप जाएगा। चलिए मान लेते हैं कि सीमेंट का मुनाफा जूट के घाटे को सोख लेगा, लेकिन अगर मार्जिन इतना ही शानदार है तो ऑपरेटिंग कैश फ्लो 1297 करोड़ रुपए से गिरकर 1126 करोड़ रुपए क्यों हो गया? यहीं आकर इस केस स्टडी का सबसे जटिल हिस्सा शुरू होता है। हाँ, क्योंकि जब मैं 15.28% का मजबूत मार्जिन देखता हूँ तो मुझे उम्मीद होती है कि कंपनी के पास नकद की नदियां बह रही होंगी, लेकिन यहाँ तो कैश कम हो रहा है। सही कहा। इस नकद की कमी का सीधा संबंध उनकी इन्वेंट्री और कैश कन्वर्जन साइकिल से है। इस वित्तीय वर्ष में उनका कैश कन्वर्जन साइकिल बढ़कर 63 दिन हो गया है। एक मिनट, एक आम निवेशक के नजरिए से इस 63 दिन के साइकिल का क्या मतलब है? आसान भाषा में मैं समझाती हूँ। जिस दिन कंपनी कच्चा माल खरीदने के लिए अपनी जेब से पैसा निकालती है जी, और जिस दिन वही माल सीमेंट बनकर बिकता है और ग्राहक से पैसा वापस कंपनी के खाते में आता है, इस पूरी प्रक्रिया में अब 63 दिन लग रहे हैं। अच्छा, मतलब कंपनी का पैसा 63 दिनों के लिए सिस्टम में फंस गया है। बिल्कुल। पहले ये समय कम था, तो तरलता या लिक्विडिटी के लिए ये अच्छी बात नहीं है। एकदम नहीं। कैश का रोटेशन धीमा हो गया है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा इन्वेंट्री का है। उनके इन्वेंट्री डेज बढ़कर 272 हो गए हैं। क्या 272 दिन? जी हाँ। इसका मतलब है कि उनके पास लगभग 9 महीने का ऐसा माल पड़ा है जो बिका नहीं है या जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है। मतलब कोई भी समझदार मैनेजमेंट इतना सारा माल क्यों जमा करेगा? ये तो वर्किंग कैपिटल को पूरी तरह से ब्लॉक करना हुआ। यही मैंने भी सोचा था जब मैंने पहली बार ये आंकड़े देखे। लेकिन अर्निंग कॉल ट्रांसक्रिप्ट्स को गहराई से पढ़ने पर असली वजह सामने आती है। क्या वजह थी? ये कोई बिक्री में आई अचानक गिरावट का नतीजा नहीं था, बल्कि एक जानबूझकर लिया गया रणनीतिक फैसला था। जानबूझकर? मतलब कोई अपना कैश क्यों फंसाएगा? भू राजनैतिक या जियोपॉलिटिकल तनावों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कोयले और पेट कोक की सप्लाई को लेकर भारी अनिश्चितता थी। ओहो, सप्लाई चेन का डर। बिल्कुल। प्रबंधन को डर था कि अगर भविष्य में ईंधन की कमी हो गई तो उनके भट्टे ठंडे पड़ जाएंगे और उत्पादन पूरी तरह रुक जाएगा।
इस सप्लाई शॉक से बचने के लिए उन्होंने ऊंचे दामों पर भारी मात्रा में कोयला और ईंधन खरीदकर अपने गोदाम भर लिए। ये तो कुछ वैसा ही हो गया जैसे किसी इंसान को ये डर हो कि भविष्य में भारी महंगाई आने वाली है। हाँ। या राशन की कमी होने वाली है, तो वो बैंक से अपना सारा नकद निकालकर घर में 9 महीने का राशन भर ले। बहुत ही सटीक उदाहरण है। सुरक्षा का एहसास तो पूरा मिलेगा कि चलो खाने की कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन जब अगले महीने घर का बिजली का बिल या ईएमआई भरनी होगी तो जेब में नकद ही नहीं होगा। और बिरला कॉरपोरेशन के साथ ठीक यही हो रहा है। उन्होंने भविष्य के उत्पादन को सुरक्षित करने के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल की बलि चढ़ा दी। एकदम सही। और इसका सीधा असर उनकी उधारी पर पड़ रहा है। वर्किंग कैपिटल में पैसा फंसने की वजह से उन्हें अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के लिए कर्ज पर निर्भर रहना पड़ रहा है। तो अभी उनका डेट कितना है? मौजूदा समय में उनका नेट डेट करीब 2100 करोड़ रुपए के आसपास है। लेकिन प्रबंधन का खुद का अनुमान है कि क्षमता विस्तार और इस इन्वेंट्री के बोझ के चलते उनका पीक डेट 4000 करोड़ रुपए तक जा सकता है। 4000 करोड़ रुपए का कर्ज, बाप रे। अगर कर्ज 2 गुना होने वाला है, कैश फ्लो पहले से ही गिर रहा है और पैसा 63 दिन के साइकिल में फंसा है, तो क्या? तो फिर वो 12.5 रुपए का डिविडेंड कैसे टिकेगा? क्या कर्ज लेकर डिविडेंड बांटना एक अच्छी वित्तीय सेहत की निशानी है? देखिए, ये बाजार के लिए वाकई एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर इन्वेंट्री के दिन जल्दी नीचे नहीं आते और नकद मुक्त नहीं होता तो भविष्य में डिविडेंड पर कैंची चल सकती है। मतलब ये डिविडेंड सस्टेनेबल नहीं है। संस्थागत निवेशकों की नजर इसी बात पर है कि वे इस फंसे हुए नकद को कितनी जल्दी वापस तरलता में बदलते हैं। ये एक बड़ा रिस्क है। मुझे लगता है कि मुसीबतें सिर्फ गोदाम में पड़े कोयले तक सीमित नहीं हैं। जब हम वित्तीय रिपोर्ट्स का गहराई से विश्लेषण कर रहे थे तो बैलेंस शीट के भीतर कुछ कानूनी खर्चे और प्रोविजंस भी छिपे हुए थे। जी हाँ, बिल्कुल। जो दीमक की तरह कंपनी की बॉटम लाइन को खा रहे हैं। और किसी भी बैलेंस शीट में प्रोविजनिंग हमेशा एक खतरे की घंटी होती है। सबसे बड़ा मामला तो पश्चिम बंगाल सरकार के साथ चल रहा है। वो इंसेंटिव वाला विवाद। हाँ, राज्य सरकार से उन्हें कुछ वित्तीय इंसेंटिव्स मिलने वाले थे, लेकिन वो मामला विवाद में फंस गया। इसके चलते कंपनी को 35.68 करोड़ रुपए का एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस यानी ECL प्रोविजन करना पड़ा है। इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाते हैं। ECL प्रोविजन का असल में मतलब क्या होता है? क्या उनके बैंक से 35 करोड़ रुपए कट गए हैं? नहीं, बैंक से तुरंत नकद नहीं कटा है, लेकिन ये एक तरह का वित्तीय कबूलनामा है। कैसा कबूलनामा? जब कंपनी ECL प्रोविजन करती है तो वो निवेशकों को बता रही होती है कि हमें फलान जगह से 35 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद थी। लेकिन अब हमें लगता है कि शायद वो पैसा कभी नहीं आएगा। अच्छा, मतलब उम्मीद छोड़ दी है। जी, इसलिए वे इस संभावित नुकसान को आज ही अपने मुनाफे में से घटाकर दिखा देते हैं। ये तो वही दीमक वाली बात हो गई। बाहर से 15.28% का मार्जिन बहुत मजबूत दिख रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर ये प्रोविजंस असली मुनाफे को खोखला कर रहे हैं। बिल्कुल। और कुल प्रोविजन का आंकड़ा तो 69.29 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ओहो। इसके अलावा एक और तकनीकी शब्द जो रिपोर्ट्स में बार-बार आया है वो है इम्पेयरमेंट। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। ये माइनिंग राइट्स को लेकर कुछ है ना? जी, हिमाचल प्रदेश और महाराष्ट्र में इनके कुछ माइनिंग राइट्स को लेकर इम्पेयरमेंट चार्जेस लगाए गए हैं। अब ये इम्पेयरमेंट क्या है? क्या खदान से पत्थर निकलना बंद हो गया? कुछ वैसा ही। मैं समझाती हूँ। मान लीजिए आपने कोई खदान इस उम्मीद में खरीदी कि वहां से 100 टन चूना पत्थर निकलेगा। आपने अपनी बैलेंस शीट में उस खदान की कीमत उसी हिसाब से लिख दी। ठीक है। लेकिन कुछ सालों बाद पता चला कि वहां तो सिर्फ 50 टन पत्थर ही बचा है, या फिर कोई कानूनी रोक लग गई जिससे आप माइनिंग नहीं कर सकते। तब उस एसेट की वैल्यू यानी खदान की कीमत कागजों पर गिर जाती है। इसे ही इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो मतलब आपकी संपत्ति की वैल्यू कम हो गई। और इसके साथ ही कलकत्ता हाई कोर्ट के एक पुराने इनकम टैक्स डिमांड नोटिस के कारण इन्हें 18.12 करोड़ रुपए का टैक्स और करीब 2.20 करोड़ का ब्याज भी भरना पड़ा है। बिल्कुल। तो अगर हम इन सब चीज़ों को एक साथ रखकर देखें, पश्चिम बंगाल का इंसेंटिव विवाद, खदानों का इम्पेयरमेंट, लेबर कोड के नए प्रावधान और पुरानी टैक्स नोटिस, हाँ, तो ये सब मिलकर उस 8.8 की बुलिश रेटिंग पर एक धुंधला सा पर्दा डाल देते हैं। देखिए, यहीं पर मैं पूरी तरह से भ्रमित हूँ। क्यों? एक तरफ हमारे पास 15.28% का बेहतरीन ऑपरेटिंग मार्जिन, ब्लेंडेड सीमेंट की प्रीमियम रणनीति और कुंदनगंज का क्षमता विस्तार है जी। और दूसरी तरफ जूट का लगातार घाटा, 272 दिनों का फंसा हुआ कोयला,
63 दिनों का कैश साइकिल, 4000 करोड़ रुपए तक जाने वाले कर्ज का अनुमान, और ये तमाम कानूनी दीमक हैं। हाँ, रिस्क तो बहुत है। तो मेरा सवाल यह है कि इतने सारे रेड फ्लैग्स होने के बावजूद संस्थागत निवेशक और प्रमोटर्स इस कंपनी में क्यों टिके हुए हैं? मैंने देखा कि प्रमोटर्स की हिस्सेदारी अभी भी 62.90% पर अडिग है। ये बाजार का सबसे दिलचस्प पहलू है। 62.90% प्रमोटर होल्डिंग एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। कैसे? जब कंपनी के मालिक खुद अपनी कंपनी का इतना बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं, तो वो रिटेल निवेशकों और FIIs को एक कड़ा संदेश देते हैं। संदेश क्या? कि हम कहीं नहीं जा रहे, आप भी मत घबराइए। बिल्कुल यही। प्रमोटर्स सीमेंट इंडस्ट्री के साइकिल को बहुत अच्छे से समझते हैं। वे जानते हैं कि कानूनी उलझनें, टैक्स नोटिस या इन्वेंट्री का बढ़ना, ये सब अल्पकालिक झटके हैं, शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स है। हाँ, लेकिन 88% ब्लेंडेड सीमेंट बेचना और 15% का मार्जिन बनाए रखना एक दीर्घकालिक रणनीतिक जीत है। संस्थागत निवेशक भी यही देख रहे हैं। मतलब उन्हें यकीन है कि ये 272 दिन की इन्वेंट्री का माल कभी तो बिकेगा? बिल्कुल। जिस दिन वो माल सीमेंट बनकर बिकेगा, वो कैश सीधा बैलेंस शीट को मजबूत करेगा और डेट को कम करेगा। क्या ये भरोसा कंपनी के मौजूदा वैल्यूएशन में भी दिखाई देता है? क्योंकि जब मैं इनके प्रतिद्वंदियों को देखता हूं तो आंकड़े बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं। आप अल्ट्राटेक और श्री सीमेंट की बात कर रहे हैं ना? जी। अल्ट्राटेक जैसे दिग्गज का PE रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स 41.5 है। श्री सीमेंट 55 के PE पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बिरला कॉर्पोरेशन का PE मात्र 13.4 है। ये इतना सस्ता क्यों है? हाँ, यहीं पर वो 8.8 की बुलिश रेटिंग पूरी तरह से सही ठहरती है। 13.4 का PE ये दर्शाता है कि बाजार बेवकूफ नहीं है। मतलब? बाजार ने झूठ डिवीजन के घाटे, कानूनी झमेलों और फंसे हुए कैश को पहले ही शेयर की कीमत में प्राइस इन कर लिया है। यानी शेयर पहले से ही इन जोखिमों के कारण सस्ते में मिल रहा है। अच्छा, तो निवेशकों का दांव इस बात पर है कि सारी बुरी खबरें पहले ही इस 13.4 के PE में शामिल हो चुकी हैं। बिल्कुल। लेकिन 15.28% के मार्जिन और नए कुंदनगंज प्लांट की वजह से जो अतिरिक्त मुनाफा भविष्य में आएगा, उसकी असली कीमत शेयर में जुड़नी अभी बाकी है। एकदम सटीक विश्लेषण। जोखिम है, भारी जोखिम है, लेकिन 13.4 के सस्ते वैल्यूएशन के कारण रिस्क रिवॉर्ड अनुपात निवेशकों के पक्ष में झुक जाता है। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक धागे में पिरोएं, तो कहानी कुछ ऐसी बनती है कि बिरला कॉर्पोरेशन का 8.8 का स्कोर हवा में नहीं है। ये उनके ब्लेंडेड सीमेंट की प्रीमियम ब्रांडिंग, नए क्षमता विस्तार और मजबूत मार्जिन की ठोस नींव पर टिका है। जी, और प्रमोटर्स का 62.90% स्टेक और ₹12.5 का डिविडेंड बाजार में एक मजबूत भरोसा भी जगाते हैं। लेकिन इस भरोसे को आंख मूंद कर स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसी भी निवेशक को उन 272 दिनों की इन्वेंट्री पर पैनी नजर रखनी होगी। सही कहा। अगर कैश कन्वर्जन साइकिल 63 दिनों से और ऊपर जाता है या कर्ज अनुमानित 4000 करोड़ से ज्यादा बढ़ता है, तो वो भारी डिविडेंड सबसे पहले खतरे में आएगा। और इसके साथ ही बैलेंस शीट के भीतर होने वाली प्रोविजनिंग और कानूनी खर्चों को भी गंभीरता से ट्रैक करना जरूरी है। बिल्कुल, वो भी बहुत अहम है। इस पूरी चर्चा से ये तो स्पष्ट है कि वित्तीय आंकड़े कभी भी एक आयामी नहीं होते। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहूंगा जिस पर शायद हमें और हमारे निवेशकों को आगे चलकर फिर से सोचना पड़े। वो क्या है? कि दौड़ में हिस्सा नहीं ले रहे हैं जहां बस ज्यादा से ज्यादा माल बेचना ही लक्ष्य होता है। जी, ये एक स्पष्ट क्वालिटी ओवर क्वांटिटी रणनीति है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अगर भविष्य में कोई बड़ा आर्थिक झटका या मैक्रो शॉक आता है। आपका मतलब मंदी या कुछ वैसा? हाँ, मान लीजिए रियल एस्टेट मार्केट गिर जाता है या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट अचानक कम कर देती है, तो जाहिर है डिमांड गिरेगी। बिल्कुल। और जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसा कम होता है, तो वे सबसे पहले प्रीमियम ब्रांड्स छोड़कर सस्ते विकल्पों की तरफ भागते हैं। ये तो उपभोक्ता का सामान्य व्यवहार है। तो ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या उस मंदी के दौर में ये प्रीमियम फोकस कंपनी के लिए एक सुरक्षित कवच बनेगा, या फिर ये रणनीति उन्हें एक ऐसे छोटे और महंगे बाजार में फंसा देगी जहां से वापस वॉल्यूम गेम में लौटना उनके लिए लगभग असंभव हो जाएगा। ये बहुत ही शानदार और परेशान करने वाला सवाल है, क्योंकि जब आप एक बार प्रीमियम टैग अपना लेते हैं तो अपने दाम गिराना आपके ब्रांड की वैल्यू को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। यही तो वो पहेली है जिस पर विचार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब मार्जिन का जश्न मनाया जा रहा हो, तब भविष्य के तूफान की तैयारी को परखना ही असली विश्लेषण है।
इस जटिल वित्तीय चक्रव्यूह को इतने विस्तार से डिकोड करने के लिए धन्यवाद। जी, मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया।